ज़मीन के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान न सिर्फ कुदरती वसाइल से मालामाल है बल्कि कुदरत ने इसे हसीन मनाजिर से भी नवाजा है। ये खित्ता मुआशी और जोग्राफियाई लिहाज से आलमी तौर पर अहमियत का हामिल है। कराची से जाते हुए मकरान कोस्टल हाईवे के साथ पहाड़ी सिलसिले और रेगिस्तानी इलाके के एक खूबसूरत और हसीन इम्तजाज को देखते ही बेख्तियार वाह निकल जाती है। इस इलाके में पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हिंगोल नेशनल पार्क मौजूद है। इस पार्क में कुदरती माहौल में जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। कराची से मगरिब की जानिब 200 किलोमीटर के फासले पर ये पार्क हमें कुदरती हुस्न व जमाल से आशना करता है। ये नेशनल पार्क बलूचिस्तान के 3 अजला लसबेला, आवारान और गवादर में फैला हुआ है। इसकी मजमूई अराज़ी 1650 मुरब्बा किलोमीटर है। दुनिया के इस बड़े पार्क को देखने और कुदरती माहौल से हम आहंग होने के लिए सैकड़ों सयाह और कुदरत से प्यार करने वाले लोग यहाँ आते हैं। सयाहों की सहूलत और बलूचिस्तान को कराची से मिलाने के लिए कोस्टल हाईवे मौजूद है जो हसीन नज़ारों से गुजरती हुई गवादर तक जाती है। कोस्टल हाईवे बहुत अच्छा है, ये रोड बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं है, जंप्स नहीं है, आप कंटिन्यूस राइड कर सकते हैं। फिर ये इलाका बहुत खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है सारे इलाके में। इसमें अभी तक कुछ बिल्डिंग्स या इस तरह कमर्शलाइज ये इलाका नहीं हुआ है, जैसे था वैसे ही अपनी नेचुरल उसके अंदर ये मौजूद है। तो हम लोग आते रहते हैं, तकरीबन 6 महीने 4 महीने में एक विज़िट हम इधर करते हैं लाजमी बाइक्स के ऊपर, और बहुत इंजॉय करते हैं। और अब तो ये पीसफुल भी बहुत है इलाका, हालात बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, सिक्योरिटी है जगह जगह और कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। देखें, सबसे पहले तो यहाँ के सीनिक व्यूज़ हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे जो रोड की कंडीशन है हमारी बाइक की राइड्स के हवाले से बहुत अच्छा है। ट्रैफिक यहाँ पे कम होता है, नेचुरल ब्यूटी है, अभी तक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, तो इस वजह से थोड़ी इसकी अपील ज़्यादा है हमारे लिए एज अ राइडर। तो इस वजह से यहाँ आते हैं वंस इन 2 और 3 मंथ, और छोटा सा शॉर्ट ट्रिप करते हैं। कभी उरमारा जाते हैं, कभी गवादर तक चले जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द वेदर। मकरान कोस्टल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा हिंगोल नेशनल पार्क के बुलंद व बाला पहाड़ों को काट कर तामीर किया गया है। इसके एक तरफ पहाड़, दूसरी जानिब रेगिस्तान और तीसरी तरफ गहरा नीला समंदर है जो कुदरती मनाजिर को हम आहंग और यकजा करने में अहम किरदार अदा करता है। मेरे ख्याल से तो पूरा बलूचिस्तान, सिर्फ कोस्टल हाईवे नहीं, पूरे बलूचिस्तान को अगर आप सयाहत के लिए प्रमोट करें तो बहुत लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। और ये कोस्टल हाईवे तो एक नेमत है मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों के लिए। इतनी ज़बरदस्त रोड है, इतनी ज़बरदस्त सीनरी है और सेफ़ है बिल्कुल। अब हम लोग कल सुबह कराची से निकले थे, उरमाड़ा गए, उरमाड़ा से आज वापस आ रहे हैं। और ये तकरीबन हर महीने हम इस किस्म का एक ट्रिप करते रहते हैं, क्योंकि कराची के तो सबसे नज़दीक एक अच्छी रोड हमें यही मिलती है एंजॉय करने के लिए और थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के लिए और अपनी मोटरसाइकिल्स को राइड करने के लिए। तो आई थिंक ये जो हुकूमत है बलूचिस्तान की, उसको बहुत इस पर फोकस करना चाहिए, ना सिर्फ बलूचिस्तान की हुकूमत को बल्कि जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसको भी इस तरफ बड़ी शिद्दत से फोकस करना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए कि इस इलाके को मज़ीद डेवलप करें। कहा जाता है कि किसी भी इलाके की तरक्की का राज वहाँ मौजूद मवासलाती राब्तों में मुज़मिर होता है। कोस्टल हाईवे भी इस इलाके की तरक्की का ज़ामिन है और इक़्तिसादी राहदारी का आगाज़ भी बलूचिस्तान से होता है। हिंगोल नेशनल पार्क में दीगर जानवरों के साथ साथ नायाब नस्ल के जानवर भी मौजूद हैं जिन्हें अब तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता नस्ल का दर्जा हासिल है। इनमें अड़ियाल, हिरन और मारखोर या आइबेक्स मौजूद हैं। इसके अलावा समंदरी हयात भी हमें राह चलते देखने को मिल जाती हैं। मारखोर या सिंध आइबेक्स, हिरन और अड़ियालों के रेवड़ भी हमें कहीं कहीं नज़र आ जाते हैं। ये जानवर कुदरती माहौल में रहने की वजह से इंसानी और मशीनी आवाज़ों से घबराते हैं और आवाज़ सुनते ही भाग खड़े होते हैं। अगरचे इनके तहफ़्फ़ुज़ और निगरानी पर कड़ी नज़र रखी जाती है, ताहम इन जानवरों को कई सालों की खुश्क साली की वजह से ख़तरात लाहक हैं। इसके अलावा बाअसर लोग इन मासूम जानवरों का आए दिन शिकार भी करते रहते हैं।
بلوچستان کے محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کے محکمے نے گیم واچرز کی ایک ٹیم بنا رکھی ہے۔ محکمے کی جانب سے چیک پوسٹوں کے علاوہ جانوروں کی معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک معلوماتی مرکز بھی قائم کیا گیا ہے، لیکن یہ مرکز عدم توجہی کا شکار ہے اور یہ عالیشان عمارت خالی پڑی ہوئی ہے۔ یہاں ایک انفارمیشن سینٹر بھی بنا ہوا ہے جس میں بڑے اچھے کمرے اور فیسلٹیز موجود ہے۔ میں اس بات سے ایگری نہیں کروں گا کہ وہاں فیسلٹیز موجود نہیں ہیں۔ ہاں، کچھ اس طرح ہے کہ ابھی تک اس فیسلٹی کو ٹورسٹ کے لیے منظم نہیں کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس پورے ہنگول نیشنل پارک میں 32 گیم واچر ہیں جو فیلڈ میں رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آفیسرز بھی ہیں جو کچھ اتل میں ان کے دفاتر ہیں، کچھ پارک کے اندر ہیں۔ یہ پاکستان کا واحد نیشنل پارک ہے کہ جس میں سمندر بھی اس کا حصہ ہے، اور 109 کلومیٹر کوسٹل ہائی وے یہاں سے گزرتی ہے، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ ساحل سمندر 109 کلومیٹر کا وہ بھی اسی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ یہاں پر وائلڈ لائف بہت اچھی تعداد میں ہے، اور بہت اچھی طریقے سے یہاں پر جو ہمارے محکمہ جنگلات و جنگلی حیات کا جو سٹاف ہے بہت اچھی طریقے سے اس کی پروٹیکشن کر رہا ہے۔ 3 جو بڑی لارج میملز کی اسپیشیز ہیں، آئی بیکس، اڑیال اور چنکارا، یہ یہاں پر اچھی خاصی تعداد میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں قدرتی طور پر خوبصورت انداز میں کندہ پہاڑ، صحرا سمندر، مڈ والکینو سیاحوں کی توجہ اور دلچسپی کا مرکز ہیں۔ ارضیاتی ماہرین کی تحقیق کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کی ایک اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہاں پر لائیو مڈ والکینو، زندہ مٹی فشاں یہاں پر موجود ہے، وچ از ہائیسٹ ان دا ورلڈ، کہ اس لحاظ سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت بنتی ہے۔ ہنگول کو 1988 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا۔ دریائے ہنگول کے مقامی آبادی کا ذریعہ معاش مال مویشی پالنا اور ماہی گیری ہے۔ یہاں بنیادی سہولتوں، پانی، بجلی، صحت اور تعلیم کا فقدان ہے، اس لیے یہاں کے لوگ خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ سیاحوں کی آتی جاتی بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کر اپنی غربت پر خاموش آنسو بہاتے نظر آتے ہیں۔ دریائے ہنگول سے دور رہنے والے افراد میلوں کا سفر طے کر کے پانی لاتے ہیں، اور کئی افراد تو قیمتاً پانی حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ لوگ یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں اسکول نہیں ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی تکلیف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ پانی کا مسئلہ ہے۔ حکومت سے سر ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، اسپتال جو پڑی ہوئی ہیں اس میں اتنی دوا نہیں جو 6 دن بھی چلے۔ ہنگول نیشنل پارک اپنے دامن میں کئی آثار قدیمہ لیے ہوئے ہے۔ یہاں ہندو مت کی ایک قدیم اور مشہور عبادت گاہ نانی مندر موجود ہے۔ یہاں پاکستان اور بھارت کے مختلف علاقوں سے لوگ پوجا پاٹ کرنے آتے ہیں۔ مقامی لوگوں کے بقول یہ مندر ہزاروں سال قدیم ہے۔ ہر سال اپریل کے مہینے میں یہاں میلہ لگتا ہے، اور دور دراز علاقوں سے آئے یاتری یہاں قیام کرتے ہیں۔ یہاں آنے والے یاتریوں کی سہولت کے لیے رہائشی مکانات، ہوٹل، سڑک، پانی اور بجلی کے منصوبے بنائے گئے ہیں۔ نانی مندر کا ذکر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے 350 سال قبل کیا ہے۔ اس مندر میں ہندو جوگی آ کر بنواس لیتے تھے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ تقریباً ہمارے وید جو بولتے ہیں، کتاب جو بولتے ہیں، اس کے حساب سے تقریباً لاکھوں سال پرانے یہ جگہ، یہ دنیا کی بڑے میں بڑی غار ہے۔ ایسی غار کہیں بھی نہیں ہے۔ 300-350 فٹ لمبی ہے، 150 فٹ کے قریب چوڑی ہے، اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ تقریباً 70 فٹ کے قریب ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ پوری مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ ادھر دنیا سے آدمی آتے ہیں، کبھی کینیڈا سے بھی آتے ہیں،
इंडिया से भी आते हैं, जापान से आए हुए हैं, फ्रांस से आए हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, दुबई से आए हुए हैं, चीन से भी आए हुए हैं। तो ऐसे आते रहते हैं जत्थों के हिसाब से। जो भी यात्री आते हैं हिंदुस्तान से, जो भी फिल्मी लोग आ जाते हैं, वज़ीर ख़ारिजा तक आ गया था उनका, और बहुत बड़ा मेला लगता है, हज़ारों इंसान आते हैं, न वहाँ कोई होटल है, न वहाँ कोई इस तरह के इंतज़ाम हैं। सिंपल कॉमन हमारे लोग हैं जो इनकी मदद भी करते हैं, इनका इज़्ज़त भी करते हैं। लोगों को कम्युनिकेट किया जाए, लोगों को वाकिफ़ किया जाए। मेहरगढ़ के बाद 11,000 साल पुराना मेहरगढ़, उसके बाद अगर कोई बड़ी अहमियत की चीज़ है तो हिंगोल हंगलाज दूसरे नंबर पर आता है। बाज़ारी पन इसमें नहीं आया, वो भारी पन उसमें बलूचियत का मौजूद है। कोई कुश्त खून नहीं होता, कोई बम वहाँ नहीं लगाते, कोई टेररिज्म नहीं होता। आम लोग आते हैं, आकर के अपने अपने अकीदे के मुताबिक दुआ करके चले जाते हैं। हिंगोल नेशनल पार्क के दामन में मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर के कई लोगों की कब्रें भी मौजूद हैं। 1300 साल कबल तामीर करदा मकाबर आज भी नज़र आते हैं। कब्रों के पत्थर पर की गई कंदाकारी काबिले दीद है। बग़ैर किसी जदीद मशीन या डाई के हाथ से पत्थर को काट कर खूबसूरत तहरीर और नक्शो निगार आज के जदीद इंसान को हैरत ज़दा कर देते हैं। कुरानी आयात की मुख्तलिफ खतूत में कंदा तहरीरें बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत हैं। ये तहारीर और नक्शो निगार आसार क़दीमा के माहिरीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के जो सोल्जर्स थे, उनकी ग्रेवयार्ड्स भी, उनकी सिपाहियों की कब्रें भी अगोर के मकाम पर मौजूद हैं, जिसका अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि उनके जो कब्रों पर पत्थर हैं जो उनके किनारों पर या वैसे लगाए गए हैं, उन पर जो कुंदा आयात हैं और जो अरबी में तहरीर वगैरह लिखी गई वो पुराने ज़माने की वही अरबी है कि ये इस लिहाज से भी इसकी अहमियत है। हिंगोल के पहाड़ों में एक और काबिल तवज्जो और ख़ूबसूरत मंजर है। ये पहाड़ का एक मीनार है। इस पहाड़ को हवा के कटाव ने एक खूबसूरत औरत की शक्ल में ढाल दिया है। इसे उम्मीदों की शहजादी या प्रिंसेस ऑफ होप के नाम से मौसूम किया जाता है। कुदरत की ये खूबसूरत और हसीन तख्लीक मकरान कोस्टल हाईवे के किनारे पर वाक़ है और यहाँ से गुजरने वाला हर सयाह या आम आदमी इसे रुक कर एक बार ज़रूर देखता है। कुछ मवरखीन का ख्याल है कि इस पहाड़ को काट कर किसी हिंदू देवी की शक्ल बनाई गई है जो हज़ारों साल कबल की है। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का माशाल्लाह से। कुदरत का एक बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पर, बहुत अच्छा व्यू है। हम कराची से आए हैं लेकिन बलूचिस्तान की हिडन जगह ये बहुत यानी अच्छा लगा बहुत। हम लोग कराची से यहाँ पर आए घूमने के लिए कि काफ़ी पढ़ा था, अखबारों में पढ़ा था इसके बारे में, काफ़ी टीवी में देखा था। इस तरह की एक जगह है यहाँ पे, इसमें काफ़ी सारे पहाड़ वगैरह इस तरह कटिंग्स हुई हुई हैं। इसकी कुदरती तौर पे एक चीज़ है ये, इसको देखने का शौक़ था तो हम लोग घूमने के वैसे भी शौकीन है। हिंगोल नेशनल पार्क के दामन में एक और खूबसूरत मंजर मौजूद है। इसे कुंड मलीर के नाम से पुकारा जाता है। ये साहिल समंदर पर एक खूबसूरत तफरीगाह है। कुंड मलीर का साहिल आलूदगी से पाक और खालिसतन नीला नज़र आता है, जो इसकी शफाफियत की निशानी है। कराची और मुल्क के दीगर इलाकों से आए हुए लोग इस बीच पर बड़ा सुकून महसूस करते हैं और समंदर के शफाफ पानी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये बीच हिंगोल नेशनल पार्क के इस मकाम पर है जहां समंदर, पहाड़ और सहरा की इब्तिदा होती है। ये मकाम तीनों दिलकश मनाजिर का हसीन इम्तजाज है। हम लोग बहुत अच्छा लगा। हम लोग रात को 1 बजे निकले वहाँ से मलिक होकराबाद से, और हमने इस जगह के बारे में सुना हुआ था लेकिन वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव बीन हियर, पहली दफ़ा आए और यहाँ पे एक एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ा, उसमें से ये कि यहाँ पे कोई वॉशरूम वगैरह नहीं बने हुए, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम का सामना हुआ। दूसरी बात ये कि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम पानी लेकर आए थे। लेकिन एंजॉयमेंट की बहुत अच्छी जगह है। कुंड मलीर एक खूबसूरत और दिल मोह लेने वाली तफरीगाह है, लेकिन इदारों की अदम तवज्जही की वजह से इसकी खस्ता हाली भी काबिले रहम है। इस मकाम पर तफरीह के लिए आने वाले सयाहों के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं है। अगर यहाँ ताम क़याम और बिजली और पानी का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए तो ऐन मुमकिन है कि इस वीरान दयार को आबाद कर दिया जाए। यहाँ आने वाले अफराद या तो खुले आसमान तले रात गुजारने पर इक्तफा करते हैं या फिर कुछ लोग अपने साथ टेंट वगैरह लाते हैं जो खड़ा करके रात बसर करते हैं। कभी कभी तो रात भर चलने वाली तेज़ समंदरी हवाओं की वजह से ये टेंट उखड़ जाते हैं,
جس کی وجہ سے سیاحوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پکنک پوائنٹس کی بات ہے، ٹورزم کے حوالے سے اس وقت ہمارے ہاں 3 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ کافی کراچی سے لوگ آتے بھی ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا رش بھی ہے۔ وہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹ اس وقت کر رہے ہیں، جیسے گڈانی ہے اور کنڈ ملیر ہے۔ کنڈ ملیر میں تو اس وقت ہمارا کوئی سیٹ اپ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، پر اس دفعہ ہم نے پرپوز کیا ہے تو گورنمنٹ آف بلوچستان جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ آپ ہمیں پروجیکٹس دیں، اس پروجیکٹ میں ہم نے 2 چیزوں کو فوکس کیا ہے، ایک لوکل کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات ہے اور ایک ٹورزم کے حوالے سے کہ وہاں پہ ان کو ہم فیسیلیٹ کریں، کوئی شیڈ بنائیں، ڈرنکنگ واٹر کی سہولت دیں تاکہ وہ تسلی سے آئیں، وہاں پہ بیٹھیں، کچھ گھنٹے گزاریں۔ اور اب بھی لوگ آ رہے ہیں، کافی تعداد میں آ رہے ہیں، اور حالات کے لحاظ سے لوگ بالکل، آپ جب بھی جمعہ ہفتہ اتوار کو چلے جائیں تو ہمارے ان تینوں اسٹیشنز پہ آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے۔ کنڈ ملیر پاکستان میں موجود تفریح گاہوں میں ایک پرکشش اور خوبصورت اضافہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی سطح پر اسے پذیرائی اور سرپرستی حاصل ہو تو اس علاقے کی تقدیر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ صوبائی اور وفاقی حکومت کو چاہیے کہ اس تفریح گاہ کی ترقی اور تعمیر کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں تاکہ اس خوبصورت ملک میں ایک اور خوبصورت علاقہ ترقی یافتہ ہو سکے۔